ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये जी रोड कहा जाता है इसे, ग्रेट ईस्टर्न रोड, जो मुंबई से हावड़ा तक जाती है। और इस सड़क ने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी, इस सड़क ने बड़े बड़े कांड देखे। उन्हीं में से एक कांड था जयचंद वैद अपहरण का। पूरी कहानी की शुरुआत उसी सड़क से होती है, उसी कुम्हारी थाने से लेकर जो रायपुर का टाटीबंद चौक है उसके बीच की कहानी है। कहानी है 29 मार्च 2001 की। 29 मार्च 2001 शाम का समय था और कुम्हारी में एक पेट्रोल पंप है, वैद पेट्रोल पंप, जिसके मालिक हुआ करते थे जयचंद वैद, विमल चंद वैद, स्वर्गीय विमल चंद वैद। तो शाम जयचंद वैद काम निपटा के अपने घर, जो रायपुर टाटीबंद में उनका घर था, घर की तरफ जा रहे थे अपनी मटीज कार में। रास्ते में कुछ लोगों ने ओवरटेक करके उनका रास्ता रोका और उनको ये कहते हुए कि कार में आप बियर पी रहे हैं, जो गैर कानूनी है, कार चलाते हुए आप बियर पी रहे हैं, गैर कानूनी है और आपको थाने चलना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया और जयचंद वैद को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन जयचंद वैद को लेकर कहाँ गए ये पता नहीं चला और रात बीत गई, सुबह हो गई। परिजन परेशान हो गए कि अभी तक घर नहीं आए। पेट्रोल पंप में पता किया तो जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि वो तो शाम 5 साढ़े 5 बजे ही यहाँ से अपनी मटीज कार में निकल गए। अब घर वालों के लिए चौंकने वाली बात थी कि उसके बाद भी जयचंद वैद का ना कोई फ़ोन आया, ना कोई पता चला। तो परिवारजनों ने उनकी काफ़ी तलाश की और जब वो नहीं मिले तो कुम्हारी थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया। दुर्ग जिले के लिए बड़ी बात थी। एक पेट्रोल पंप व्यवसायी का, पेट्रोल पंप के संचालक का इस तरह से गुम हो जाना। तत्कालीन जो एसपी थे उस वक्त रमेश शर्मा जी, उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को और जो यहाँ के जांबाज अफसर हुआ करते थे उस समय के, डॉक्टर संजू शुक्ला और अन्य अधिकारी, उनको काम पर लगा दिया कि पता किया जाए कि जयचंद वैद आखिर गए तो गए कहाँ। अब उनके गुम होने के 2 से 3 दिन के बाद एक अनजान कॉल आया पेट्रोल पंप पर और कहा गया कि जयचंद वैद हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं और उनकी सकुशल वापसी चाहिए तो 5 करोड़ रुपये दे दिया जाए। तो हड़कंप मच गया और समझते देर नहीं लगी कि मामला फिरौती का है और जयचंद वैद का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ता लगातार पेट्रोल पंप के फ़ोन नंबर पर और बाकायदा फैक्स भेजकर फिरौती की मांग करते रहे। पहले 5 करोड़ की डिमांड की, फिर 1 करोड़ की डिमांड की और इस तरह उनकी डिमांड घटती बढ़ती रही। और लेकिन इधर पुलिस की भी जांच जारी रही। अब पुलिस को इतना तो पता चल गया कि अपहरणकर्ता जो है वो बिहार या यूपी के कोई गैंग है, कोई बड़ा गैंग है जो जयचंद वैद का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया है। तलाश शुरू। तो तलाश, शंकाओं आशंकाओं में पूरे 45 दिन बीत गए। 45 दिन तक जयचंद वैद का कुछ भी पता नहीं चला। सिर्फ फिरौती के लिए कॉल आते रहे और उनकी डिमांड घटती बढ़ती रही। कहते हैं कि आखिरकार जो उस वक्त के पुलिस अधिकारी है, जांच जिन्होंने की, जो मौके पर गए थे, ये बात 25 लाख रुपये में बनी और 25 लाख रुपया मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने जयचंद वैद को मुगल सराय स्टेशन पर छोड़ दिया। जयचंद वैद सकुशल घर आए, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सदमे में रहे। 45 दिन तक अपराधियों के चुंगल में, अपहरणकर्ताओं के चुंगल में रहना और उसके बाद आपकी वापसी। आप समझ सकते हैं कि क्या गुजरी होगी जयचंद वैद पे। उस दिन तक तो वो सदमे में रहे और काफ़ी विचलित और परेशान रहे। लेकिन उसके बाद जो कहानी उन्होंने बताई उसने सारे पुलिस महकमे को चौंका दिया, परिजनों को चौंका दिया और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके सकुशल वापसी का, वो भी चौंक पड़े। जयचंद वैद के हवाले से उस दौर में जब जांच
जो अधिकारी कर रहे थे उन्होंने बताया कि जयचंद वैद को उनकी मटीज कार सहित अपहरणकर्ता सीधे बिहार लेकर चले गए। बिहार के मुगल सराय और खिचड़ी सराय नामक एक जगह है, प्रसिद्ध जगह है, और वहाँ उन्होंने एक मकान में उन्हें पूरे 45 दिन तक रखा और तकिए के नाम पर, सोने के लिए जो है तकिए के नाम पर एक ईंट दे दी और 45 दिन तक एक खूब अंधेरे कमरे में उन्हें रखा गया। और कहते हैं कि अपहरणकर्ताओं ने जो पैसे लिए थे वो बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से उन्होंने पैसे लिए थे। जो मुगल सराय और एक कोई जो बिहार का स्टेशन है उसके बीच कोई लोकल ट्रेन चलती है। अपहरणकर्ताओं ने जयचंद वैद के परिजनों से कहा कि उस लोकल ट्रेन में चढ़ जाए और ट्रेन के दरवाजे की तरफ खड़े रहें और मुगल सराय स्टेशन के पहले एक छोटा सा जंगल पड़ेगा और वहाँ कोई आदमी झंडा लहराते खड़ा रहेगा और उसी के पास आप रुपयों से भरा जो सूटकेस है या बैग है वहाँ फेंक देंगे तो अगले स्टेशन में आपको जयचंद वैद सुरक्षित मिल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 25 लाख की फिरौती लेकर अपहरणकर्ताओं ने जयचंद वैद को छोड़ा। में अजीब थी और बड़ी कहानी थी, घटना बहुत बड़ी थी जिसने इस पूरे प्रदेश में इस घटना को सुर्खियों में ला दिया, पूरे देश में इस घटना को सुर्खियों में ला दिया और पूरे देश को ये पता चला कि बिहार में कोई नया अपहरण उद्योग खुल चुका है जिसके लोग देश भर में बड़े लोगों का अपहरण कर रहे हैं। तो पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और जो काल जयचंद वैद के पेट्रोल पंप में आया करते थे, जो फैक्स जयचंद वैद के पेट्रोल पंप में आया करते थे, उसकी जांच शुरू की। तो पूरा लोकेशन जो है वो गया जिले, जो बिहार का गया जिला है, प्रसिद्ध गया जिला है, वहाँ से और मुगल सराय, खिचड़ी या सराय, ये यहाँ का पूरा लोकेशन मिलता रहा। पुलिस की टीमें भेजी गई जांच के लिए और उसी एरिया में लगातार जो भिलाई का क्राइम ब्रांच की टीम है और अन्य जो लोकल टीमें थी, पूरी टीमों को लगाया गया था। तो कुछ इनपुट निकल कर सामने आते रहे, लेकिन अभी असली अपराधी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई थी। जांच चलती रही। एक रहस्य था जिससे पर्दा हट नहीं रहा था, एक राज जो सुलझ नहीं रहा था। सफलता मिली दिल्ली पुलिस को। घटना के 2-4 महीने के बाद दिल्ली पुलिस को सफलता मिली और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली का जो पहाड़गंज एरिया है वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके चंगुल में एक राजस्थान का व्यापारी और एक कटक का व्यापारी, ये 2 लोग भी अपहरित थे और इनकी कटक के व्यापारी से जो है उनके परिजनों से डीलिंग चल रही थी, फिरौती की मांग चल रही थी। और उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उनको ट्रेस किया और पहाड़गंज इलाके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जब दुर्ग जिले के पुलिस को पता चला कि दिल्ली के पहाड़गंज में बिहार के कुछ लोग अपहरण के मामले में गिरफ्तार हुए, तो पुलिस ने एक संदेह के आधार पर अपनी टीम को वहाँ भेजा, जयचंद वैद को साथ में भेजा। जयचंद वैद ने उनमें से एक जो व्यक्ति था उसको देखते ही पहचान लिया। दरअसल पहचानने का कारण भी ये था कि उस व्यक्ति के जो पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हुआ करता था, वो जो आज भी है, और इसलिए उसका नाम चितकबरा पड़ा था। उसकी पहचान जयचंद वैद ने कर ली और बाद में पता चला कि वही चितकबरा, जिसे दुर्ग जिले में कबरा कहा जाता है, बिहार अपहरण उद्योग का सबसे बड़ा सरगना था, जिसका नाम था उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा। उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा राजेश के नाम से भी जाना जाता था। उपेंद्र सिंह गया जिले के बलेमा गांव का रहने वाला था। दुर्ग पुलिस की एक टीम को प्रोडक्शन वारंट लेकर दिल्ली भेजा गया और पुलिस उपेंद्र सिंह को और उनके साथियों को, गैंग के जो साथी थे, उन सबको लेकर दुर्ग लौटी और फिर उपेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू हुई। तो पूछताछ के दौरान एक बड़ी अजीब बात सामने आई। उपेंद्र सिंह ने बताया कि दरअसल वो जयचंद वैद का अपहरण करने नहीं आए थे। उनके टारगेट में रायगढ़ का कोई हीरा व्यापारी था, जो उस दिन दिल्ली से बाई फ्लाइट रायपुर एयरपोर्ट में उसका उतरना था और कार से जब रायगढ़ जाता तो उस बीच उसका अपहरण करने का उनका प्लान था।
लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, रायपुर उनका आगमन था, तो भारतीय जनता पार्टी के देश प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। तो भूपेंद्र सिंह को प्लान कैंसिल करना पड़ा और इसी दौरान बातचीत के दौरान उसने अपने साथियों से कहा कि भिलाई का बहुत नाम सुना है हमने, भिलाई टाउनशिप की सुंदरता की बहुत तारीफ सुनी है। तो उनके मन में ख्याल आया कि जब इतनी दूर आए हैं तो भिलाई घूम कर आते हैं। भिलाई पूरे घूमते वो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के सामने पहुँचे। वहाँ उन्होंने, उनके गैंग के सदस्यों ने चाय पी और वापस जब जा ही रहे थे तो रास्ते में कार में उनके किसी साथी ने कहा कि जब इतनी दूर आए हैं तो किसी को ले चलते हैं। अब बिना प्लान के सब बातचीत करते हुए भिलाई से कुम्हारी की तरफ निकले और ये इत्तेफाक था कि जयचंद वैद उन्हें मटीज कार में जाते हुए दिख गए और जयचंद वैद को देखते ही आरोपी पहचान गए, भूपेंद्र सिंह का गैंग पहचान गया कि ये मालदार व्यक्ति है और इसको ले जाने से हो सकता है कोई तगड़ा रकम हाथ लग जाए। और इस तरह इत्तेफाक से जयचंद वैद का अपहरण करके वो लोग बिहार अपने साथ ले गए। में फिर तमाम खुलासे होते चले गए, तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी कि जयचंद वैद को कहाँ रखा गया था, ये भूपेंद्र सिंह की गैंग ने बताया और उस दौरान जयचंद वैद के साथ कैसा सलूक किया गया, उनको खाने के लिए क्या दिया जाता रहा। और जब पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां पे जयचंद वैद को रखा गया था तो एक और अपहरण का खुलासा हुआ। जिस जगह पे जो रूम जयचंद वैद का था, जिस छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में जयचंद वैद को रखा गया था, उसके ठीक ऊपर एक और लकड़ी का बना हुआ छत था जिस पे एक और व्यक्ति के अपहरण करके रखे जाने के सबूत मिले थे। बाद में पता चला कि भिलाई से पहले भी एक व्यक्ति का अपहरण करके यहाँ रखा जा चुका है और उससे भी फिरौती वसूली जा चुकी है। तो ये तमाम तरह की कड़ियाँ जुड़ने लगी और इस जुड़ती कड़ियों के बीच एक बड़ा नाम सामने आया। बिहार में एक जगह है वैशाली, वैशाली लोकसभा क्षेत्र है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद रमा सिंह, बाहुबली सांसद कहे जाते हैं, इस अपहरण कांड में उनकी भी संलिप्तता सामने आई। और दरअसल वजह इसलिए थी कि कई बार लोगों ने पटना में रमाशंकर सिंह को, जो जिनकी जयचंद वैद की कार थी, उसके साथ घूमते हुए देखा गया था और कुछ लोगों ने रमाशंकर सिंह के बंगले में जयचंद वैद का कार देखा था। इस आधार पर उनके खिलाफ भी एक मामला बना और न्यायालय के आदेश पर रमाशंकर सिंह के खिलाफ धारा 120 और 412 और 365 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी बनाया गया। हालांकि इस मामले में रमाशंकर सिंह ने बिलासपुर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दोनों ही अदालतों ने ये कह दिया कि जो निचली अदालत है वहाँ जाकर आपको हाजिरी देनी ही पड़ेगी, आपको पेश होना ही पड़ेगा। तो जून 2016 में रमाशंकर सिंह दुर्ग कोर्ट में पेश हुए और दुर्ग कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। बाद में 7 महीने जेल में रहने के बाद वो रिहा हुए और बाद में इस केस से उन्हें बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने भूपेंद्र सिंह उर्फ कबरा, जो मुख्य आरोपी बना, असीम सिंह, अरुण कुमार जय, मनोज कुमार सिंह, अशोक सिंह, मुन्ना सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, देवंती देवी को फरार घोषित किया और पवन सिंह, उमेश सिंह, राम पूजन सिंह, गोपाल सिंह और सांसद रमा सिंह को बाइज्जत बरी किया गया। तो ये था जयचंद वैद अपहरण कांड। लेकिन इसके बाद जो कहानी की शुरुआत होती है उसने न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी तहलका मचा दिया था। भूपेंद्र सिंह
7 साल दुरुक जेल में लगातार रहा, लेकिन उसने जेलर को एक चैलेंज किया था। ऐसी जो कहानी है, जो जेल से बाहर निकल के उस दौरान आई थी, उसने जेलर को एक चैलेंज किया था कि आपकी जेल मुझे ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएगी, आपकी ये जेल की जो ऊंची दीवारें हैं वो मुझे ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगी। उस दौर के जेलर ने बात को हल्के में लिया, लेकिन जो दुरुक जेल के अन्य कैदी थे वो इस बात को लेकर बहुत दिन तक चर्चा करते रहे कि उनको एक फिल्म याद आया। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी कालिया, जिसमें अमिताभ बच्चन जेलर को कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी जेल नहीं बनी जो कालिया को ज़्यादा दिन तक कैद रख सके। तो उसी तरह का चैलेंज उपेंद्र सिंह ने भी किया था, और 2007 में उसने अपने इस चैलेंज को पूरा करके भी दिखा दिया। 2007 में उपेंद्र सिंह एक दिन दुर्ग जेल की 50 से फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग निकला। हड़कंप मच गया, अपने आप में बड़ी बात थी। एक खतरनाक कैदी, एक खतरनाक अपराधी, अपहरण कांड का अपराधी दुर्ग जेल की इतनी ऊंची दीवार को फांद कर कैसे भाग सकता है। मामले में तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। एक 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति 50 फीट ऊंची दीवार कूदकर आसानी से भाग जाए, बिना जेल के अंदर जो कर्मचारी उनके मिली भगत के बिना ये संभव नहीं था। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर देखा गया, तो उपेंद्र सिंह भागा कैसे? पता चला कि उसके जो साथी थे वो दुर्ग जेल के जो पीछे की दीवार है उस तरफ खड़े होकर उन्होंने एक लंबी बांस की सीढ़ी बना के रखी थी, जो उन्होंने जेल की दीवार पे टिका दी, और वहाँ से एक व्यक्ति चढ़कर उसने रस्सी जेल के दीवार के भीतर फेंका। जेल के भीतर उस रस्सियों में गांठ बंधा हुआ था, और उसी को पकड़कर उपेंद्र सिंह जेल की दीवार के उस पार गया और सीढ़ियों से उतरकर दोपहिया मोटरसाइकिल पर बैठकर पाटन होते हुए, अभनपुर पाटन होते हुए झारखंड और फिर उसके बाद बिहार के लिए निकल पड़ा। और इस घटना के उसके भागने के बामुश्किल 6 या 5 महीने बाद वो फिर मुगल सराय बस स्टैंड से पकड़ा गया। वो किसी वाहन का इंतज़ार कर रहा था बिहार जाने के लिए, और वहाँ वो पकड़ा गया, और उसके बाद काफ़ी साल तक दुर्ग जेल में रहा। लेकिन उसके बाद जब उसने जिस घटना को अंजाम दिया, जिसे भारत का, देश का सबसे बड़ा कांड कहा जाता है, जेल से भागने के लिए उसने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर अपने साथियों के साथ मिलकर उसने एक ऐसी प्लानिंग रची, ट्रेन हाईजैक की प्लानिंग रची, जिससे पूरा देश हिल दहल गया, जिस घटना से पूरा सिस्टम हिल गया। और नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 है उसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेन हाईजैक की प्लानिंग कैसे रची गई थी। ट्रेन हाईजैक के बाद उपेंद्र सिंह कबरा का जो गैंग था वो कुम्हारी के केवल धाम के रास्ते से होता हुआ कैसे पाटन की तरफ भागा, और पाटन में कैसे उनकी कार पलटी, पाटन के किन किन गाँव में उनके साथी छुपे रहे। उपेंद्र सिंह कबरा इतनी खतरनाक चेकिंग और इतनी गहन चेकिंग की दीवार को तोड़ता हुआ कैसे भाग निकला, और फिर वो कैसे पकड़ा गया, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे दूसरे भाग में। तो हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।